नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था पारिस्थितिकी पिरामिड को और आज हम बात करने वाले हैं जैव भू रसायन चक्र पे। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यावरण का, जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, जैव भू रसायन चक्र महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर पारिस्थितिकी पढ़े, हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े, पर्यावरण क्या होता है ये हमने सीखा और पर्यावरण में हमने सीखा कि जीव जंतु पादप समुदाय सब किस तरीके से जीवित रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। तो इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़रूरी है, वो क्या है? पोषक तत्व। यानी अभी तक हमने पर्यावरण में या पारिस्थितिकी तंत्र में या फिर आप कहें तो जीव जंतुओं के बीच में उनके रिलेशंस को भी पढ़ लिए, उनके सर्वाइवल को भी पढ़ लिए, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था अभी तक कि इन सारी एक्टिविटी के लिए, इन सभी क्रियाकलापों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ है पोषक तत्व। बिना पोषण के कोई कैसे जीवित रहेगा? कोई जीव है अगर तो उसे पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम इस क्लास में जैव भू रसायन चक्र में यही चीज़ देखेंगे कि कैसे जो पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, या ऐसे और भी बहुत सारे तत्व हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी और आवश्यक होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता भी है और उनके बगैर जीव जंतु या पादप समुदाय सर्वाइव नहीं कर सकता है। चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पोषक तत्व हैं, जो भी पोषण है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे आयरन हो, या सल्फर हो, या जल हो, ये सब एक साइकिल के रूप में एटमॉस्फेयर में हैं, हमारे अंदर आते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में विलीन होते हैं, जहाँ इनका स्टोरेज है। जैसे कुछ तत्व हैं जो वायुमंडल में भंडारित होते हैं यानी स्टोर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वायुमंडल का तत्व है, ये वायुमंडल में ही रहता है, वायुमंडल से हमारे तक आता है एक साइकिल के रूप में, है कि नहीं? और फिर हम इसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ऑक्सीजन, कार्बन हो गया, कार्बन भी तो वायुमंडलीय तत्व है। वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब ये फिर एक चक्र के रूप में काम करेगा, जैसे कि पौधे इसको ग्रहण करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फिर पौधों से उपभोक्ता लेंगे, इसको भोजन बनाएंगे पौधे, और फिर उपभोक्ता से ये कार्बन आगे बढ़ना शुरू होगा और लास्ट में जब अपघटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उस दौरान कार्बन फिर विमुक्त हो जाएगा वायुमंडल में। तो इन्हीं पे यही एक चक्र बनता है सभी प्रकार के तत्वों में, चाहे वो सूक्ष्म हो या फिर बृहद तत्व हो। इन्हीं तत्वों का जो चक्र है, जो साइकिल है कि ये कहाँ बनते हैं और हम सब से जीव जंतु पादप समुदाय से होते हुए फिर ये अपने स्तर पे पहुँचते हैं, इससे एक चक्र का निर्माण होता है। इसी चक्र को हम आज देखेंगे कैसे होता है। तो जैव भू रसायन चक्र का अर्थ हो गया कि पोषक तत्वों के जैविक से अजैविक और अजैविक से जैविक घटकों में गति करने के दौरान या गति करने के फलस्वरूप एक प्रवाह सुनिश्चित होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, उसी को हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य सी परिभाषा है, कोई विशेष परिभाषा नहीं है इसकी। पोषक तत्वों के, ध्यान रहे, पोषक तत्वों के जैविक घटक से अजैविक घटक, और फिर अजैविक से जैविक घटकों के मध्य, अजैविक से जैविक घटकों के मध्य गति के फलस्वरूप एक प्रवाह का निर्माण होता है। एक प्रवाह जो कहाँ होता है? पारितंत्र में। इसी को क्या बोलते हैं? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई तत्व है, कोई पोषक तत्व है, वो पारिस्थितिकी तंत्र में जाना चाहता है, अभी तक पहुंचा नहीं है। मान लीजिए कि फास्फोरस ही है। अब वो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश उसका कब माना जाएगा? जब मृदा से जो वनस्पतियां हैं वो उस फास्फोरस को भोजन बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो फास्फोरस वनस्पतियों में पहुंचा, वनस्पतियों एक भोजन का निर्माण की और फिर वो कोई जीव जा करके उन वनस्पतियों को खा गया। अब फास्फोरस की मात्रा उस जीव में पहुंचा, वो प्राथमिक उपभोक्ता था, फिर द्वितीयक उपभोक्ता ने उस जीव को खाया, वो द्वितीय स्तर पे पहुंच गया, पोषण स्तर 2 में, फिर तृतीयक उपभोक्ता ने उसको खाया। ये फास्फोरस क्रम बाय क्रम एक के बाद एक स्तर पे आगे बढ़ता जा रहा है और उसके बाद में फिर जब जीव की मृत्यु होती है
तो फिर वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो फास्फोरस पारिस्थितिकी तंत्र में एंट्री लिया और विभिन्न स्तरों से गुजर के फिर से मृदा में अपने मूल रूप में पहुंच गया, क्योंकि मिट्टी से ही पौधों में उगाया था। और जब जीव या वनस्पति की डेड हुई, जब वो मृत हुआ, तो सड़गल करके फास्फोरस फिर से मृदा में मिल गया। तो एक चक्र पूरा हो गया। इसी प्रवाह की बात यहाँ पे किया गया है, इसी को जैव भू रसायन चक्र का नाम दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी पोषक तत्व समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, वो बार बार पुनः चक्रित। जैसे मैंने फास्फोरस का एग्जाम्पल आपको दिया कि जब फास्फोरस मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर से पौधे उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर वो उपभोक्ताओं से होते हुए फिर मिट्टी में मिलेगा। तो ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं, फिर चाहे अनंत काल तक चलते रहते हैं। अनंत काल का अर्थ होगा कि यह लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पृथ्वी है, मृदा है और वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य से होकर गुजरती रहेगी। इसी को पोषण चक्र कहते हैं, और इसी पोषण चक्र को ही दूसरे नाम में क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र। इसको पोषण चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैव भू रसायन चक्र कुछ और नहीं है, पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों के साथ होते हुए पुनः अपने मूल रूप में आना और फिर से वो एक साइकिल बनाना, जिसके माध्यम से वो विभिन्न स्तरों पर जा करके जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं, आपको पता होगा, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है कि नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब वो पोषक तत्व हैं जो तत्व के रूप में या फिर यौगिक के रूप में, यानी इनका कोई प्रतिरूप भी हो सकता है, उस रूप में ये आपके शरीर का लगभग 99% भाग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये सभी तत्व मिल करके, ये चाहे जिस रूप में हो, लेकिन रहेंगे यही। अब अगर इसी में से 2-3 आपस में मिल करके एक नया यौगिक बना लेंगे, कोई एक इसमें से, आप जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के अणु मिल गए उसमें, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो एक यौगिक तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, दूसरा तत्व कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आप मिला दीजिए, एक नया यौगिक तैयार हो गया जल के रूप में, H2O। तो या तो ये तत्व के रूप में या फिर यौगिक के रूप में हमारे शरीर का लगभग 99% भाग बनाते हैं। इसके अलावा 15 से 20 तत्व ऐसे और भी होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के लिए, पौधों के लिए या प्राणियों के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे पोषण चक्र के रूप में या जैव भू रसायन चक्र के रूप में, वो उन तत्वों को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पोषण या जैव भू रसायन चक्र जो भंडारण है इनका, ये कहाँ पे स्टोर रहते हैं, यानी किसी का सफ़र कहीं से शुरुआत होता होगा ना। अगर ये एक साइकिल बना रहे होंगे तब भी इनका कहीं से शुरुआत होता होगा, तो इनका स्टोरेज कहाँ है, यानी भंडारण के आधार पे क्या करते हैं, भंडारण को बेस बनाते हैं। इस आधार पे ये जो पोषण चक्र है 2 प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार क्या है, अवसादी चक्र। अवसादी चक्र का अर्थ ये हो गया कि अवसाद मतलब आप समझ रहे हैं, मृदा की बात हो रही है। ठीक है, अवसादी चक्र में ऐसे तत्व आते हैं, ऐसे पोषण चक्र आते हैं जो मृदा से प्रारंभ होते हैं, जो मृदा में उपस्थित रहते हैं। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न बनाया था, बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 2020-21 का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषण चक्र या जैव भू रसायन चक्र अवसादी चक्र का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप आज यहाँ देख लेंगे कि भंडारण के आधार पे एक तो होता है अवसादी चक्र, यानी इसमें जो पोषक तत्व है उसका भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर या क्रस्ट पर, या जो पृथ्वी की सतह है या जो मृदा है, चट्टान है, यानी जो पृथ्वी का भूपटल है, सतह है, वहाँ पे इनका भंडारण होता है। यानी अर्थात ये शैलों में, शैल खंडों में ये पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को हम अवसादी चक्र में शामिल करते हैं जब इनके चक्र को हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन शामिल होता है, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भी इसी में आता है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये सारे तत्व ऐसे हैं, पोषक तत्व, जो मृदा में पाए जाते हैं, यानी मृदा से पौधों में सीधा ये पहुंच जा रहे हैं, पौधे इनको मृदा से प्राप्त कर ले रहे हैं, तो फिर इनको अवसादी चक्र कहा गया। लेकिन सारे तत्व तो यहाँ पे हैं नहीं, तो दूसरा कौन सा होगा, गैसीय चक्र, जो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं,
गैसीय चक्र का अर्थ हो गया जो तत्व गैसीय अवस्था में वायुमंडल में पाए जाते हैं उनको हम गैसीय चक्र के रूप में जानते हैं। यही यूपीएससी का प्रश्न था कि कौन सा चक्र अवसादी चक्र है या अवसाद में पाया जाता है, अर्थात मृदा में पाया जाता है। और उसमें फास्फोरस एक ऐसा ऑप्शन में डाला हुआ था जो कि आपको सही करना था। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र जो है वो किस भाग में शामिल किया जाता है, गैसीय या फिर अवसादी चक्र के रूप में। तो गैसीय चक्र आप समझ रहे हैं कि जो गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जिनका स्टोरेज या भंडारण है उनको हम गैसीय चक्र में शामिल करते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जल। फिर यहाँ पे हम गैसीय चक्र यानी ऐसे पोषक तत्वों को शामिल करेंगे जो वायुमंडल में जिनका भंडारण हो प्लस जल मंडल में जिनका भंडारण हो, उनको हम इस अवस्था में देखेंगे। इसमें जितने भी तत्व रखे गए हैं आप देख रहे होंगे सब गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जल भी जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहीं पे आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पोषक तत्व जो हैं जो जैव भू रसायन चक्र में शामिल होते हैं, जो जल चक्र होता है वो प्रारंभ भी जल चक्र का होता है वाष्पीकरण से, और वाष्पीकरण जैसे हुआ ये गैसीय अवस्था में आ गया अर्थात वायुमंडल में है कि नहीं। तो ये तो है पोषण चक्र यानी जैव भू रसायन चक्र। और ये कितने प्रकार का होता है ये आपने देखा, 2 प्रकार का, अवसादी चक्र और गैसीय चक्र के रूप में। कौन कौन इसमें शामिल किया जाता है, अगर ऑप्शन कभी बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय चक्र है और इसमें से कोई एक आ जाए इधर, तो फिर ऑप्शन में आपको उसको ढूंढ के बाहर निकालना होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है अगर आप जान गए हैं तो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो आप गलती नहीं करेंगे। तो फिर हम इन्हीं चक्रों को एक एक करके देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। इसमें से हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से उस पर भी हम उसी पर बात करेंगे। और आज जो हम देखेंगे गैसीय चक्र में पहला चक्र जो देखेंगे वो जल चक्र। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गैसीय चक्र में जल चक्र क्या होता है। गैसीय चक्र, ठीक है, इसमें देखेंगे जल चक्र को। वाटर साइकिल अर्थात जो जल होता है ये पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों से होते हुए कैसे अपने साइकिल को पूरा करता है। तो आपको पहले से भी पता होगा, इस चीज़ को जानते भी होंगे, और आज नहीं जानते हैं तो सीख भी जाएंगे कि जो जल है ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाओं में, पहला तो गैस यानी जलवाष्प जिसे आप कहते हैं, ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में पाया जाता है, ठोस, और लिक्विड यानी तरल में ये आप जल के रूप में इसे देखते ही हैं। 3 अवस्थाओं में जल हमको प्राप्त होता है पृथ्वी पर। ठीक है, अब जलाशयों में जैसे बहुत सारे जो तालाब हैं, नदी है, समुद्र है कि नहीं, ये जल है। जैसे तालाब हो गया, नदी है, समुद्र है, यहाँ से जल क्या होता है, वाष्पित होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वायुमंडल में ये पहुँच गया, ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के माध्यम से जल वायुमंडल में पहुंचा। अच्छा, एक जगह से और जल वाष्पित होता है, कहाँ से, पौधों से। पौधे क्या करते हैं, जो भौमगत जल है, जो मिट्टी के अंदर जल है, इस जल को वो अपनी जड़ के माध्यम से ग्रहण करते हैं और फिर अपनी पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी जल का वो उत्सर्जन करते हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी जल को क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी जल वाष्पित हो रहा है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। इस प्रक्रिया द्वारा ये जितना जल ऊपर गया है वायुमंडल में जाने के बाद में ये क्या कर रहा है, संघनित हो रहा है और यहाँ पे बादल का निर्माण कर रहा है, बादल बन रहा है। ये बादल खिसक के आया आगे, क्या कर दिया, वर्षा कर दिया। हो गया कि नहीं, यहाँ पे ये जल बादल बना, जलवाष्प के रूप में क्या हुआ था, वाष्पीकरण हुआ था जल का। कहाँ से, तालाब है, नदी है, समुद्र है, वनस्पतियाँ हैं, और वायुमंडल में जाने के बाद में ये बना बादल, और बादल फिर आगे बढ़ करके क्या किया, संघनित हुआ। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया हो रही है। संघनन का मतलब होता है कि जब वायु संतृप्त अवस्था में आ जाए, कि अब जल ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाए उसकी, और वायु ठंडी होने पे अपना अतिरिक्त जल क्या करे, जल की बूंदों के रूप में छोड़ दे, तो फिर इसी को संघनन कहते हैं। संघनन का एक अच्छा उदाहरण आप देख लें कि जब आप कोई ठंडा पानी बोतल में भर के रखते हैं तो बोतल के बाहर जो पानी आपको दिखाई देता है, बोतल का पानी उतना सेफ है, वो जो बाहर वो एटमॉस्फेरिक जल है, जो जलवाष्प है,
वो बोतल के साथ जब हवा टच करती है तो हवा का तापमान गिर जाता है और जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो जो अतिरिक्त जल हवा में रहता है वो वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाती है वायु, ठीक है, क्योंकि वो अतिरिक्त भार लेके चलने की क्षमता ही नहीं बचती है उसकी। ये जलवायु विज्ञान में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, वर्षण, बादल बनना, वर्षा होना, वाष्पीकरण क्या है, और उसकी भी क्लास हम बहुत जल्द ही शुरू करेंगे जलवायु विज्ञान की। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे। तो संघनन होने के बाद में वर्षा के रूप में क्या हो रहा है, सारा पानी कहाँ गिर गया, धरातल पे आ गया। अब फिर यहाँ पे ये सतह है, यहाँ से कुछ पानी बह करके क्या करेगा, समुद्र में जाएगा नदी के माध्यम से, कुछ तालाब में पहुँच गया, कुछ झील में पहुँच गया, और कुछ जमीन में सोख लिया, जिसको क्या कहते हैं, भौम जल का नाम देते हैं, भौम जल। कुछ पहाड़ की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम गया। ये सारे जल अपना अलग अलग पहुंच गए। अब फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी होने वाली है। समुद्र में जो पानी गया वाष्पीकरण होगा, तालाब में जो पानी गया इसका भी वाष्पीकरण होगा। फिर से जो भौमगत जल है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी जल को जमीन से सोख लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और अतिरिक्त जल जो होगा वो पत्तियों के माध्यम से वाष्पित हो जाएगा। तो ये एक साइकिल कहाँ से चला था, यहाँ से नदी, समुद्र, तालाब से वाष्पीकरण के रूप में चला था, और ये साइकिल संघनन यानी वर्षा के रूप में फिर वहीं पे आ गया। तो ये क्या है, यही जल चक्र है। अब हम बात कर लेते हैं जल चक्र के बाद में कार्बन चक्र की, कि कार्बन कैसे कैसे हो करके गुजरता है, एक साइकिल बनाता है। जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन तत्व से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से। यानी जीवों के शुष्क भार, इसका 49% भाग किससे बना होता है, कार्बन से। अगर भूमंडलीय कार्बन की बात की जाए तो इसकी जितनी मात्रा है उसका लगभग 71% महासागरों के पास है। महासागरों में विलेय के रूप में, यानी जल में घुलित कार्बन, ये महासागर अपने अंदर समा के रखे हैं 71% कार्बन लगभग। अगर ये जितना भूमंडल पे कार्बन है उसका, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करने में बहुत बड़ा योगदान किसका है, महासागरीय कार्बन का है, जो अपने अंदर समा के रखे हैं। अगर ये कार्बन आ जाए एटमॉस्फेयर में तो पृथ्वी का क्या हाल होगा, वायुमंडल का क्या हाल होगा, और आपका हमारा तो बात अलग है। तो महासागरों में जो कार्बन है हम उसको अलग से पढ़ेंगे कि महासागर क्लाइमेटोलॉजी, जब हम क्लाइमेट चेंज जब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की, तो वहाँ डिटेल में हम महासागरीय कार्बन की बात करेंगे। कार्बन चक्र की शुरुआत वायुमंडल, सागर, जो कार्बन चक्र है इसकी शुरुआत वायुमंडल से भी होती है, सागरों से, क्योंकि मैंने बताया बहुत भारी मात्रा सागरों के पास है कार्बन की। और जीवित और मृत जीवों द्वारा, जीवित मृत जीवों द्वारा, ये सब मिल करके कार्बन चक्र की शुरुआत करते हैं। भाई कार्बन की भारी मात्रा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, कार्बन महासागरों में घुलित रूप में है विलेय अवस्था में, जीवित मृत जीवों में यानी हमारे और आपके शरीर में भी कार्बन की ठीक ठाक मात्रा, मैंने बताया लगभग 49% शुष्क भार का कार्बन की मात्रा है। तो यहाँ से कार्बन साइकिल क्या होता है, शुरू होता है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम पढ़ते हैं। जब कार्बन चक्र की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसी साइकिल की बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादक जो होते हैं ये वायुमंडल से क्या करते हैं, उत्पादक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं किस कार्य के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। उत्पादक कौन है, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अर्थात कार्बन चक्र की शुरुआत हो गई। अब इन उत्पादकों को दूसरा जीव खाएगा, उसको भी कोई दूसरा जीव खाएगा, यानी एक के बाद एक पोषण स्तर में ये कार्बन ट्रांसफर होता जाएगा। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भोजन बनाते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेते हैं, उसका उपयोग हमको करते हैं। लेकिन शोषण के माध्यम से ये ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं कुछ मात्रा में, उस ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते हैं, और फिर हम ऑक्सीजन के बदले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्ट करते हैं वायुमंडल में। तो हो तो गया कार्बन चक्र पूरा। उत्पादक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया कार्बन के रूप में, और फिर ऑक्सीजन हम लोग लिए, ऑक्सीजन के बदले हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक अपने भोजन के लिए उपयोग करेंगे। एक चक्र ये भी चलता रहता है, ये लगातार चलने वाला चक्र है, इसमें कोई रुकावट कभी आने वाली नहीं है। कार्बन चक्र के बाद में अगली क्लास में हम ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र पे बात करेंगे।